आज मैं आपको अवामी आर्काइव्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पिछली 2-3 दहाइयों से मौर्रिख रिवायती या अशराफियाई तारीख़ के बजाय अवाम की तारीख़ पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अवामी तारीख़ लिखने के लिए माख़ज़ों की ज़रूरत होती है कि किन की मदद से अवामी तारीख़ को लिखा जाए। अवामी तारीख़ लिखने के लिए 2 किस्म के रुझानात हमारे सामने आते हैं। एक तो प्रोफेशनल मौर्रिखीन हैं जो अवामी तारीख़ के मुख्तलिफ़ माख़ज़ जो हैं पुरानी तारीख़ों से या मौजूदा माख़ज़ों की मदद से ऐसे मवाद को निकालते हैं कि जिनका ताल्लुक़ अवाम की सरगर्मियों से होता है और फिर वो अवाम की तारीख़ को लिखते हैं। लेकिन एक दूसरी तारीख़ वो है जो कि आम लोग खुद अपनी तारीख़ लिखते हैं। आम लोगों के साथ मसला जो होता है वो ये होता है कि इनकी अक्सरियत चूँकि पढ़ी लिखी नहीं होती है तो इसलिए वो अपनी तारीख़ नहीं लिख पाते, लेकिन मौजूदा दौर में और इससे पहले कुछ ऐसे वर्कर ज़रूर गुज़रे हैं कि जो लिखना पढ़ना जानते थे और जिनमें तारीख़ी शऊर भी था। तो मसलन फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं या कानों में काम करने वाले हैं या आर्कियोलॉजी में खुदाई करने वाले हैं या मुख्तलिफ़ दुकानदार हैं जो तिजारत करते हैं। अच्छा, इन लोगों में से कुछ ने अपनी यादगार के तौर पे अपनी आप बीती या अपनी याददाश्तें लिखी हैं। ये याददाश्तें उन्होंने इस ख्याल से नहीं लिखी कि इनको शाये कराया जाए, बल्कि इस ख्याल से लिखी हैं कि उनके अपने ख़ानदान के हालात इसके अंदर हैं और बतौर यादगार वो अपने ख़ानदान के लिए अपनी याददाश्तों को छोड़ना मतलब कि चाहते थे। और कुछ मतलब कि इसलिए मतलब कि लिखी गई हैं ताकि कम से कम उनकी ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात हुए हैं उनको लिखकर वो छोड़ जाएं, शायद कभी वो चीज़ें किसी के काम आएँ और शाये हों। अच्छा, इसके साथ ही याददाश्तों के साथ ही आपको पता है कि कुछ लोगों की आदत होती है डायरी लिखना। डायरी में न सिर्फ रोज़मर्रा के सियासी और समाजी हालात लिखे जाते हैं, अहम वाक़यात का बयान होता है, बल्कि अशियाए खुर्द नोश की कीमतें जो हैं वो भी होती हैं कि कौन सी चीज़ किस कीमत के ऊपर मार्केट के अंदर मिल रही है। ये बड़ी अहम दस्तावेज़ होती है, क्योंकि अगर ये हमें मिल जाएं तो इनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ अदवार में जो अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है उसके बारे में हम कुछ बयान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि एक ज़माने में ख़त व किताबत का बहुत रिवाज था और ये ख़त व किताबत जो होती थी बड़ी तवील होती थी, बड़े लंबे लंबे ख़त लिखे जाते थे। दोस्तों को जो ख़त लिखते थे, अपने शहर के हालात लिख रहे हैं, ख़ानदान के हालात लिख रहे हैं, अपनी मुलाजिमत में जो कुछ उनको मुसीबतें पेश आई हैं, साजिशें आ रही हैं, उनके बारे में लिखते हैं। तो ये खतूत भी जो हैं, ख़त व किताबत जो है ये भी बहुत अहम है। और ऐसे भी खतूत हैं जो आला अफसरान के और निचले दर्जे के मुलाजिमीन के दरमियान लिखे गए हैं। इससे उनके रवाबित का भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उस वक्त मतलब कि अफसर और निचले दर्जे के लोगों के अंदर आपस में कितनी दोस्ती थी, कितने अहम ताल्लुकात थे, इस बात का भी अंदाज़ा होता है। अच्छा, जो एक अहम बात है जिसकी तरफ मैं इशारा करूँगा कि हाल ही में हमारे एक दोस्त हैं कादर बशरीन, उन्होंने ग्वादर बंदरगाह जो है वहाँ का जो इंग्लिश रेजिडेंट था वो हर 15 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जो है अपनी मरकज़ी हुकूमत को भेजा करता था। इस रिपोर्ट का मकसद ये था कि गवादर के हालात को बयान किया जाए। ये रिपोर्टें जो हैं उनका मकसद ज़ाहिर है बिल्कुल ये नहीं था कि उनको शाये किया जाएगा या उनको तारीख़ में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आज इन रिपोर्टों को तारीख़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इन रिपोर्टों में ज़िक्र ये है गवादर का, वो रेजिडेंट लिखता है कि यहाँ पर गवादर में कोई डॉक्टर नहीं है। वो ये सिफारिश कर रहा है कि कम से कम एक डॉक्टर तो हो जो यहाँ पर आए और यहाँ लोगों का कुछ इलाज मुआवजा कर सके। कोई वहाँ पर ना अस्पताल हैं, ना कोई शफा खाने हैं,
نہ کوئی صحت کا مرکز ہے اور نہ ہی تعلیم کے لیے کوئی اسکول ہیں، یہ پتہ چلتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بے روزگاری ہے، چونکہ وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا، اگر مچھلیاں نہ پکڑیں گے تو ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھیں۔ تیسرا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جرائم بہت ہوتے تھے، لیکن جرائم کی روک تھام کرنے والا کوئی عدالتی انتظام نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، قاتل قتل کر کے فرار ہو جاتا تھا اور گرفتار نہیں ہوتا تھا۔ والی ریاست جو ہے وہ بھی بالکل بے بس نظر آتا ہے، کوئی اس کے بھی احکامات پہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس زندگی بے بسی کی حالت میں بھی وہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر خوشی مناتے تھے، گانے گاتے تھے، رقص کرتے تھے، یا جو تہوار ہوتے تھے ان تہواروں کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ خوشی مناتے تھے۔ اور ایک اہم بات جو اور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگرچہ یعنی آغا خانی بھی تھے، یہاں پر دوسرے مسلمان فرقے کے لوگ بھی تھے، یہاں پر ہندو بھی تھے، لیکن کسی قسم کی فرقے وارانہ لڑائی جھگڑے نہیں تھے، نہ ان میں کوئی نفرت تھی۔ یہ سب آپس میں مل جل کر مطلب کہ رہتے تھے۔ یہ ان رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رپورٹیں جلدی شائع ہو جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ عوامی تاریخ لکھنے کے لیے یہ اہم ثابت ہوں گی۔ اور ایک اہم اور سورس جو عوامی تاریخ کا ہے وہ ہے زبانی تاریخ، کہ یہ جو برادریاں ہیں، مثلا جیسے معماروں کی برادری ہے، یا دکانداروں کی مختلف برادریاں ہیں، یا کسانوں کی مختلف جماعتیں اور برادریاں ہیں، یہ برادریاں جو ہیں یا ان برادریوں کے بزرگوں سے مل کر اگر ان کے پیشوں کے بارے میں معلوم کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کی جوانی کے اندر وہ ان کی کیا پوزیشن تھی، کس حد تک وہ اپنے پیشوں کے اندر کامیاب رہے تھے، اور موجودہ حالات میں اب ان کی کیا پوزیشن ہے، اور ان کے پیشے جو ہیں ان کی اب کیا وہی قدر و قیمت ہے جو ماضی کے اندر تھی، یا ان کے پیشوں کی اب کوئی عزت نہیں رہی ہے، یا ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں رہی ہے۔ تو یہ زبانی تاریخ جو ہے یہ بھی ایک اہم سورس ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے لیے مورخ کو یا تاریخ لکھنے والے کو پوری طریقے سے تحقیق کے جو طریقے ہیں یا ذرائع ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں میتھڈالوجی ہے، اس سے پوری واقفیت ہونی چاہیے، تب اس صورت کے اندر وہ مواد کو جمع کر سکے گا اور عوامی تاریخ کو پورے عمدہ اور احسن طریقے سے لکھ سکے گا۔ تو اس لیے عوامی تاریخ کا فی الحال موجودہ حالت کے اندر عوامی آرکائیوز کو جمع کرنا پہلا کام ہے۔ پہلے اس مواد کو جمع کیا جائے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عوامی تاریخ کو لکھوایا جائے۔